जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राम समाज एवं विकास का ये क्लास नंबर 5 है और भूमि बंदोबस्त और भूमि पैमाइश के ये पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, तो ज़्यादा टाइम में वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें यार, क्योंकि मुझे लगेगा मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ। आप अप्रिशिएट करेंगे तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो टॉपिक पर आ जाते ज़्यादा बात ना करते हुए। तो देखो, आपको इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। ठीक है, आप नोट्स बना सकते हो, आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो देखो, महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया। महलवाड़ी व्यवस्था कौन लाता है? मार्टिन बर्ट लाता है, ये आपको पता ही होगा। ठीक है, बट इसका प्रस्ताव और नॉर्थ इंडिया में चालू होती है। बट इसका प्रस्ताव कौन लेकर आया? हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, अकबर के शासनकाल में एक राजस्व मंत्री टोडरमल था, तो टोडरमल बंदोबस्त कहते थे जो उन्होंने लगाई थी ना, टैक्सेशन सिस्टम लगाया था, उसको टोडरमल बंदोबस्त कहते थे। ये रहा आपका टोडरमल बंदोबस्त कहते थे। बट वो था क्या? आईने दहाई साला। ठीक है, ये क्या था? आईने दहसाला, इसको टोडरमल बंदोबस्त कहते थे। जो अकबर ने अपने राजस्व मंत्री टोडरमल के साथ मिलकर एक टैक्स सिस्टम चालू किया था भूमि पर, उसको आईने दहसाला या कह सकते टोडरमल बंदोबस्त कहते थे। ठीक है, और ये है सिकंदर ने गजे सिकंदरी की शुरुआत की। अकबर ने गजे इलाही, जैसे दीन इलाही धर्म चलाया था ना अकबर ने, ऐसे ये गजे इलाही अकबर ने चालू किया। और गजे सिकंदरी ये सिकंदर ने, तो इसमें उंगलियां हैं। ये जो है गजे सिकंदरी में 39 उंगलियां थी। अब आप बोलोगे ये इतना डेप्थ में क्वेश्चन अगर आता है, गजे सिकंदरी में कितनी उंगलियां थी? आप बोलोगे 39। और गजे इलाही में कितनी थी? आप बोलोगे 41। गजे सिकंदरी सिकंदर ने चालू किया और गजे इलाही ये चालू किया अकबर ने। ये टैक्स सिस्टम था। ठीक है, ओके। अब यहाँ से पढ़ते हैं भूमि पैमाइश की सुव्यवस्थित व्यवस्था की बात करें तो अंग्रेजों के समय से चालू होती है। ठीक है, अब ये पढ़ते हैं अंग्रेजों के समय से स्टार्ट होती है। अब आगे आ जाते हैं, तो अब इसको पढ़ो ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लगान वसूलने के अंग्रेजों ने भूमि का सर्वेक्षण किया। पहले तो भूमि को ऑब्जर्व किया, उसका पूरा सर्वे किया, सर्वेक्षण किया। उसके बाद उन्होंने एक समान इकाई नापने का फैसला किया। एक समान इकाई का मतलब होगा हर जगह एक ही यूनिट से लेंगे। मतलब अगर यहाँ पर किसी मान के चलो लेट यहाँ पर मीटर में नाप रहे हैं, तो हर जगह पूरे भारत में मीटर में ही नापेंगे। इस तरीके से एक समान इकाई। तो उन्होंने जो पद्धति अपनाई ना, उसे बोलते हैं इम्पीरियल, IMPERIAL, इम्पीरियल यूनिट सिस्टम। उसे इम्पीरियल यूनिट सिस्टम बोलते हैं, या बात करें शाही इकाई व्यवस्था। ठीक है, उस पद्धति को बोलते हैं। यानी कि इम्पीरियल यूनिट सिस्टम कौन लेके आया? अंग्रेज लेके आए। और दीन ए और गजे इलाही अकबर लेके आया, गजे सिकंदरी सिकंदर लेके आया। ठीक है, गजे सिकंदरी 39 हो गया और दीन गजे क्या हो गया? इलाही में 41 हो गया। इम्पीरियल यूनिट सिस्टम यानी कि बोले शाही इकाई व्यवस्था कौन लेके? अंग्रेज लेकर उन्होंने सर्वेक्षण किया। अब ये पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये 1 जनवरी 1826 से पूरे भारतवर्ष में ये लागू हो गया। और यही चल रहा था जब तक मीट्रिक व्यवस्था नहीं आई थी, जब तक यही चला भारत में। ये कब तक चला? लगभग 1958 तक यही चलता आया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब पढ़ते हैं आगे। ये 2 टर्म और हैं, आप इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। दाखिल खारिज का मतलब क्या होता है? ये एनुअल रजिस्टर होता है। ये खतरा खतौनी, जब हम लेखपाल के कार्य पढ़ेंगे तो उसमें लेखपाल के कुछ कागजात रहते हैं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उसमें वही होता है खतरा खतौनी मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ। इसमें आपके भूमि जो रहता है उसमें नक्शा बना रहेगा कि किसके नाम ज़मीन है, उसके कौन वंश, उनके पास कितने भैंस हैं, मतलब सारी डिटेल रहती है खतरा खतौनी में, एक क्षेत्र से रिलेटेड। तो वही है।
एक एनुअल रजिस्टर रहता है। ये ना खतौनी में जोतदार के नाम में परिवर्तन, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी ज़मीन आपके पिताजी के नाम है, अगर वो चेंज कराना चाह रहे हैं, यानी ज़मीन किसी और को बेच रहे हैं या किसी और को, तो उसी को कहते हैं जोतदार के नाम में परिवर्तन। जब भूमि के कब्जे में परिवर्तन हो, यानी कि आपके पिताजी के नाम किसी को, तो उसी को बोलते हैं दाखिल खारिज करा दो, तब ये प्रोसेस लागू, उसको बोलते हैं दाखिल खारिज। और कृषि वर्ष 1 जुलाई से, देखो 1 जुलाई से, और 1 जुलाई से पहले क्या आता है 30 जून, तो 1 जुलाई से 30 जून तक ये कृषि वर्ष रहता है, ठीक है। इसे फसली वर्ष भी कहते हैं। ये हो गया। अब है अमीन। आपने सुना होगा अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य क्या होता है, भू राजस्व की वसूली, यानी कि भू राजस्व की वसूली करना अमीन का कार्य होता है, पूछ सकता है। और अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं पूछे तो खसरा खतौनी को सम्मिलित रूप को बोलते हैं अधिकार अभिलेख, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। खसरा खतौनी के सम्मिलित रूप को अधिकार अभिलेख कहते हैं। भू राजस्व की वसूली अमीन करता है। फसली वर्ष या कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून रहता है। और दाखिल खारिज का मतलब होता है जब भूमि के नाम में कब्जे में परिवर्तन हो। कब्जे मतलब हम प्रॉपर्टी ज़मीन ट्रांसफ़र करें, ठीक है। खतौनी में जोतदार के नाम में परिवर्तन, क्योंकि वो चीज़ तो खतौनी में ही लिखी जाती है, किसके नाम ज़मीन है, कितनी ज़मीन है, कहाँ कहाँ गांव में, क्योंकि अलग अलग टुकड़ों में रहती है, अलग अलग टुकड़ों में एक ज़मीन यहाँ है, एक ज़मीन यहाँ है, तो सारी डिटेल ये खसरा खतौनी में रहती है। लेखपाल कार्य पढ़ेंगे इसके बाद तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये हो जाता है हमारा आज का टॉपिक ख़त्म। फिर हम पढ़ेंगे इम्पीरियल यूनिट सिस्टम, उसके बाद मीट्रिक सिस्टम पढ़ेंगे, और फिर ये ख़त्म। लगभग अभी 3 पार्ट और आएंगे क्योंकि सिलेबस में है थोड़ा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मुझे लगे कुछ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं। फिर मिलते किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।